नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस क्लास में हम BA फर्स्ट सेमेस्टर मनोविज्ञान का यूनिट फर्स्ट के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है मनोविज्ञान का अनुप्रयोग और क्षेत्र। इंग्लिश में बात करें तो आपका टॉपिक हो जाएगा एप्लीकेशन एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। तो एप्लीकेशन और स्कोप ऑफ साइकोलॉजी दोनों को मैं एक ही हेडिंग होगा, एक ही हेडिंग के माध्यम से दोनों को मैं समझाने वाला हूँ। मतलब कि मनोविज्ञान के अनुप्रयोग से मतलब ये है कि मनोविज्ञान का उपयोग क्या क्या है, कैसे मनोविज्ञान उपयोगी है सबके जीवन के लिए या भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। और स्कोप ऑफ साइकोलॉजी मतलब कि मनोविज्ञान के ब्रांचेज क्या क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, मनोविज्ञान का इतना महत्व है या इतनी उपयोगिताएं हैं कि मनोविज्ञान करियर के दृष्टिकोण से तो उपयोगी है ही, साथ ही साथ मनोविज्ञान आपको जीवन जीने की कला सिखाती है। अगर वर्तमान दौर में देखें तो जैसे जैसे विकास हो रहा है मनोविज्ञान का क्षेत्र भी बहुत ही ज़्यादा विस्तार लेता जा रहा है। वर्तमान दौर में 60 से अधिक मनोविज्ञान की शाखाएँ हैं या इसको आप क्षेत्र कह लीजिए, और सभी क्षेत्रों की अलग अलग उपयोगिताएं हैं। यहाँ पे कुछ प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे और उनकी उपयोगिता क्या है उसके संबंध में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं। देखिए, मनोविज्ञान की उपयोगिता और क्षेत्र दोनों को एक ही साथ आपको हम समझाएंगे, इसको समझते जाइए। सबसे पहला मनोविज्ञान का क्षेत्र कह लीजिए या ब्रांच कह लीजिए, वो है सामान्य मनोविज्ञान, जिसको हम कहते हैं जनरल साइकोलॉजी। देखिए, सामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या है, मनोविज्ञान के मूलभूत विषयों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। यानी कि मनोविज्ञान की जो मुख्य विषय वस्तु है, मनोविज्ञान में आपको क्या क्या आगे पढ़ना है, सबका इंट्रोडक्शन क्या है जनरल साइकोलॉजी में दिया जाता है। और सामान्य मनोविज्ञान का ये उपयोगिता है कि ये व्यक्ति के जो सामान्य व्यवहार होते हैं उनको समझने में वो बहुत ही उनको मदद करता है। सामान्य मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से हर चीज़ के बारे में इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है। जैसे आप कह लीजिए प्रत्यक्षीकरण क्या है, अधिगम क्या है, स्मृति क्या है, ठीक है, और संवेदना क्या है, अधिगम के सिद्धांत, ये सभी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। देखिए, सीखना क्या होता है, तो यदि आप ये समझ जाएंगे तो कैसे सीखना है जीवन में ये भी आप समझ रहे हैं। मेमोरी क्या होता है, स्मृति क्या होता है, कैसे बढ़ाया जाता है, बुद्धि क्या होता है, ये तमाम संप्रत्यय के बारे में आपको सामान्य जानकारी कहाँ प्रदान की जाती है, सामान्य मनोविज्ञान में। दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, स्कोप है, वो है विकासात्मक मनोविज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। विकासात्मक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान भी इसको हम कह सकते हैं। ये मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हमें क्या है, किसी भी बच्चे का जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जितनी भी अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में बच्चों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास इत्यादि के बारे में कैसे क्या परिवर्तन होता है, सभी के बारे में विस्तार से वर्णन इसमें दिया हुआ है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान को जब आप पढ़ेंगे या इसकी उपयोगिता ये है कि ये आपको सिखा देगी। यदि आप पेरेंट्स हैं तो आप सीख जाएंगे कि अगर बच्चा आपका शैशवावस्था में है तो उसमें कैसे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बौद्धिक परिवर्तन कैसे होते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन कैसे होते हैं। तो जब ये समझ जाएंगे तो उस हिसाब से आप अपने बच्चों का परवरिश करेंगे, जिससे आपको क्या है आपके बच्चे जो है आगे चल के बहुत ही अच्छा उनका शारीरिक विकास और मानसिक विकास भी होने वाला है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या है, बर्थ से क्या है व्यक्ति की मृत्यु तक, जन्म से कब्र तक के बारे में के बीच में जो भी विकासात्मक प्रक्रम होता है, सभी के बारे में डिटेल में यहाँ पे क्या है जानकारी प्रदान की जाती है। तीसरा जो है हमारा असामान्य मनोविज्ञान, जिसको हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी बोलते हैं। असामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है या वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के असामान्य व्यवहारों से संबंधित जो तमाम मानसिक रोग हैं उनके बारे में डिटेल से वर्णन किया हुआ है। जैसे असामान्य व्यवहार क्या होता है, एक होता है सामान्य व्यवहार, एक होता है असामान्य व्यवहार। सामान्य व्यवहार मतलब
समाज के रीति रिवाज, मानक, मूल्य, परंपरा के हिसाब से जो आप व्यवहार करेंगे वो सामान्य व्यवहार। असामान्य व्यवहार मतलब सामान्य व्यवहार से परे व्यवहार, ठीक है। अब कहीं जो है खुशी का माहौल है, वहाँ पे आप रोने लगे, चिल्लाने लगे, तो वो असामान्य व्यवहार हो जाएगा। और असामान्य व्यवहार में विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग, देखिए एक शारीरिक रोग होता है, एक मानसिक रोग होता है, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनके उपचार क्या होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल से इसमें समझाया गया है, ठीक है। जैसे आप कर लीजिए फोबिया क्या होता है, मनोविच्छेदी विकृति क्या होता है, ओसीडी क्या होता है, हिस्ट्रिया क्या होता है, ठीक है। तमाम प्रकार के जितने भी मानसिक रोग होते हैं सबके बारे में डिटेल से वर्णन किया है। जब आप इसको समझ जाएंगे तो इसकी उपयोगिता यह होती है कि आप समान व्यवहार असमान व्यवहार में अंतर समझ जाएंगे। और इसको समझने से ये भी फायदा होता है कि आज व्यक्ति जो है अगर कोई असमान व्यवहार करता है तो जो अंधविश्वास इतना जकड़ा हुआ है कि वो कहता है कि कोई भूत प्रेत का उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, वो तांत्रिक का सहारा रहता है। अगर वास्तव में देखा जाए तो वो कोई भूत प्रेत या कुछ ऊपरी कारण नहीं होता है, बल्कि कि वो व्यक्ति किसी भी मानसिक विकृति से वो पीड़ित हो सकता है, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति को मैं बताता हूँ, जब कोई व्यक्ति क्या है, कोई काम बार बार कर रहा है तो उसको ओसीडी होगा। एक फोबिया होता है दुर्वृत्ति, ठीक है, उसमें कई प्रकार के फोबिया होते हैं, महानता का व्यामोह, ठीक है, कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये असामान्य मनोविज्ञान। समाज मनोविज्ञान क्या है, सोशल साइकोलॉजी, यह मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है या शाखा है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के सामाजिक व्यवहारों के बारे में डिटेल से अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, समाज का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में डिटेल, मतलब समाज में कोई भी घटना हो रही है तो वो क्यों हो रही है, क्या इसके पीछे कारण है, डिटेल से इस विषय में आपको पढ़ाया जाता है। और इसके जानने के से आपको ये फायदा होगा या इसकी ये उपयोगिता होगी कि समाज में कोई भी घटना हो रही है तो वो क्यों हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है। जब ये सब जान लेंगे तो उसका सलूशन भी हो जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है या शाखा है, क्षेत्र है सांख्यिकी, जिसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। बिना इसके रिसर्च अधूरा है, किसी भी क्षेत्र का रिसर्च अधूरा है। सांख्यिकी में तमाम संप्रत्ययों को आपको पढ़ाया जाता है, जैसे मीन, मीडियन, मोड, स्काई स्क्वायर, ठीक है, और टी परीक्षण, यू परीक्षण, ठीक है, क्रुस्कल वालिस परीक्षण, तमाम चीज़ें पढ़ाई जाती है जो रिसर्च करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। अब इसकी उपयोगिता है ये है कि कोई भी रिसर्च, कोई भी सिद्धांत, कोई भी नियम इसके बिना हो ही नहीं सकता। तो इसके बारे में आप जान जाएंगे तो कोई भी रिसर्च का डाटा कैसे निकाला जाता है और कैसे फाइंड आउट उसका कंक्लूजन किया जाता है, उसके बारे में जान जाएंगे। छठवां है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। यह मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण शाखा है, इसी के कारण मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा मिला। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो भी नियम सिद्धांत वैज्ञानिकों द्वारा पहले बनाए जाते हैं उससे संबंधित क्या है, प्रयोग किए जाते हैं। जब वो नियम सिद्धांत प्रयोग पे खरा उतरते हैं तब क्या जाके वो सिद्धांत नियम बनते हैं। जैसे पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, कुत्ते से संबंधित जो है नियम बनाया, अध्ययन का नियम बनाया, सिद्धांत बनाया, तो पहले उन्होंने कुत्तों पे प्रयोग किया। जब कुत्ते पे प्रयोग क्या है वो सही निकला तब उन्होंने अपना से सिद्धांत दिया, ये जिसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। तो ये विषय की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। सातवां है शारीरिक मनोविज्ञान, जिसको हम फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी बोलते हैं या इसको वर्तमान में हम न्यूरोसाइकोलॉजी या न्यूरो साइंस के नाम से जानते हैं। यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या है, व्यक्ति के शारीरिक पक्षों का मानसिक पक्षों पर क्या प्रभाव पड़ता है उन सभी का डिटेल में अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। जैसे ब्रेन का फंक्शन क्या होता है और उसके बाद न्यूरॉन्स क्या होता है, उसके बाद मेरुरज्जु क्या होता है, सुषुम्ना क्या होता है, और इस सब का व्यवहार पे व्यक्ति कैसे प्रभाव पड़ता है, शरीर पे कैसे प्रभाव पड़ता है, इत्यादि का अध्ययन क्या है शारीरिक मनोविज्ञान में किया जाता है। जैसे आपका शारीरिक विज्ञान में पूरे शरीर को बारे में आप अच्छे से समझते हैं, डिटेल में जानते हैं, और शारीरिक मनोविज्ञान में क्या होता है, शारीरिक अंगों के बारे में जानते ही हैं, साथ ही साथ उनका प्रभाव किस तरह से हमारे व्यवहार पे पड़ता है, इसके बारे में भी आप शारीरिक मनोविज्ञान में जानते हैं। तो आइए हम अगले शाखा जो बढ़ते हैं, जो नैदानिक मनोविज्ञान। देखिए नैदानिक मनोविज्ञान, ये मनोविज्ञान का एक ऐसा महत्वपूर्ण शाखा है जो मानसिक रोगों का निदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें जो
मनोवैज्ञानिक होते हैं वो मानसिक रोगों से संबंधित क्या शोध भी करते हैं और उनका निदान भी करते हैं। अधिकतर इसको पढ़ने वाले व्यक्ति क्या है, नैदानिक मनोवैज्ञानिक होते हैं, मनोचिकित्सक होते हैं, ठीक है, इत्यादि चीज़ होते हैं। तो जैसे आपको डॉक्टर बनना होता है शरीर से संबंधित तो आप MBBS करते हैं या MD कुछ करते हैं, वैसे ही मनोविज्ञान में आपको मानसिक रोगों का डॉक्टर बनना है तो आपको नैदानिक मनोविज्ञान से आगे पढ़ाई करना होगा। अगला है परामर्श मनोविज्ञान, जिसको काउंसलिंग साइकोलॉजी कहते हैं। ये क्या होता है, देखिए व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में परामर्श या सलाह देने के लिए यह मनोविज्ञान की शाखा को उपजा। देखिए वर्तमान दौर में इसकी बहुत ज़रूरत इसलिए है क्योंकि व्यक्ति बहुत ज़्यादा समस्याओं से उलझा हुआ है। तो अब ज़रूरत हुई कि कोई मनोविज्ञान की ऐसा शाखा हो जो इन सभी चीज़ों को निपटारा कर सके, तो उसके लिए परामर्श मनोविज्ञान का अभ्युदय होता है। अगला है शैक्षिक मनोविज्ञान। शिक्षा से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान की ज़रूरत पड़ी, और यदि आप शिक्षक हैं या शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो आपको शैक्षिक मनोविज्ञान की जानकारी होना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये क्या करता है, शिक्षा में सुधार करता है और छात्रों की जो उपलब्धि है उसमें वृद्धि करता है। 11वां औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जो उद्योग और विभिन्न प्रकार के संगठनों की समस्याओं को समझने के लिए और उन्हें सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। इससे क्या होता है, कार्यस्थल में उत्पादकता, व्यक्ति जहां कार्य करता है वहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और कर्मचारियों की कल्याण में भी सुधार होता है। अगला है स्वास्थ्य मनोविज्ञान। यह क्या है, व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों को सुलझाने के लिए या बेहतर बनाने के लिए इस मनोविज्ञान का जन्म होता है। फॉरेंसिक साइकोलॉजी जो है ये कानून, न्याय और आपराधिक व्यवहार को समझने के लिए और उसमें मदद करने के लिए ये बनाया गया है। पर्यावरणीय मनोविज्ञान मानव और पर्यावरण का जो अंतःक्रिया है एक दूसरे के साथ करता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे इसको बेहतर बनाया जाए, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए पर्यावरणीय मनोविज्ञान का जन्म होता है। सकारात्मक मनोविज्ञान, जिसको पॉजिटिव साइकोलॉजी कहते हैं, यह इस बात पे फोकस करता है कि व्यक्ति के जीवन में अगर देखेंगे तो हर तरफ हर लोग परेशान, हर जहाँ दुख है, तो दुख बजाय हम करें कोई ऐसा पल हुए जिसमें हमें खुशी मिले, व्यक्ति को की दिशा जो है वो सकारात्मकता की तरफ हम लेकर चलें, क्या ऐसा हम करें, इनके लिए क्या है सकारात्मक मनोविज्ञान का जन्म होता है। 16वां है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। यह मनोविज्ञान की एक ऐसी महत्वपूर्ण शाखा है जो व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाएं, व्यक्ति की संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं और व्यक्ति की प्रत्यक्षीकरण, अवधारण, स्मृति इत्यादि संप्रत्यों को बेहतर बनाने के लिए क्या है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का अभ्युदय होता है। और इसकी उपयोगिता यह है कि जब आप इन सभी मानसिक प्रक्रियाओं को समझ जाएंगे तो बेहतर तरीके से आप क्या है कोई भी वर्क कर पाएंगे। 17वां है न्यूरो मनोविज्ञान, जिसके पहले शारीरिक मनोविज्ञान कहते थे। ये क्या है, व्यक्ति के न्यूरॉन्स और व्यक्ति के मस्तिष्क, व्यक्ति के सुषुम्ना और भी बाकी चीज़ों का और न्यूरो से संबंधित जो मानसिक रोग है उन सभी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए और उसका निदान करने के लिए इस मनोविज्ञान का जन्म होता है। और भी कई शाखाएं हैं, इसके क्षेत्र हैं, मनोविज्ञान की शाखाएं जो है बहुत ज़्यादा हैं और इसकी उपयोगिताएं उतनी ही ज़्यादा हैं। जैसे अभी हम बात करें तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आ जाएगी, जिसको क्रीड़ा मनोविज्ञान कहते हैं हम, क्राइम साइकोलॉजी आ जाएगी, स्पेस साइकोलॉजी आ जाएगी और उसके बाद पर्सनालिटी साइकोलॉजी आ जाएगी, व्यक्तित्व मनोविज्ञान आ जाएगा, असेसमेंट एंड टेस्टिंग आ जाएगा। तमाम शाखाएं इसकी जो है, हाँ, जैसे जैसे विकास हो रहा है वैसे वैसे क्या है इसकी शाखाएं भी बढ़ती जा रही है। आशा करते हैं आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। इससे संबंधित हैंड रिटन नोट्स का लिंक आपको क्या है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।